नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने इतिहास में चैप्टर नंबर 4 को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इससे पहले इस लेक्चर से पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। ये पार्ट कौन-सा है? पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको खिलाफत आंदोलन समझा दिया है, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, फिर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ा था और प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में कौन-कौन सी गतिविधियाँ चल रही थी, ये सारा मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है? आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देर किए मेरे प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है। आज आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आएगा। आज का इतिहास बहुत ही तगड़ा है एकदम। तो चलो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आ जाओ। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का, वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है बाबू? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, मतलब कब बना था? 1919 में बना था। ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले यही पूछेगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। यह कानून कब बना था? 1919 में। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये रॉलेट एक्ट क्या है? सर जरा आप रॉलेट एक्ट को समझा दीजिए हमको। तो आओ समझते हैं। उस समय जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को, एक्चुअली हो क्या रहा था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी तो अंग्रेज डर रहे, अंग्रेज घबरा रहे थे और वो सोचने लगे कि कैसे इन क्रांतिकारी गतिविधियों को हम दबा दें। अब दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक समिति बनाई। एक समिति बनाई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक समिति का गठन किया। एक समिति का गठन किया और उस समिति का जो अध्यक्ष थे न्यायाधीश न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। बात को समझिएगा। जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी तो उनको दबाने के लिए अंग्रेज क्या किए? वो अंग्रेज में एक अधिकारी थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड थे हमारे। उन्होंने एक समिति बनाई और उस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट को। और सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाने का सुझाव दिया। ठीक इन्हीं के सुझाव पर सर सिडनी सर सिडनी रॉलेट के सुझाव पर सर सिडनी रॉलेट के सुझाव पर रॉलेट एक्ट बना था। देखो इनका नाम क्या है? रॉलेट। देखो तो इनका नाम है कि नहीं? रॉलेट। रॉलेट इन्हीं के नाम पे हम लोग क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट। तो जरा मुझे ये बता दो कि किसके सुझाव पर रॉलेट एक्ट बना था? तो आप बोलेंगे सर सिडनी रॉलेट के सुझाव पर रॉलेट एक्ट बना था 1919 में। जनरली सभी लोग ना मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग से आप पूछेगा ना तो रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? कि इसके सुझाव पर बना था? सर सिडनी रॉलेट के सुझाव पर बना था। लेकिन अगर कोई तुमसे इसका वास्तविक नाम पूछ दे कि जो रॉलेट एक्ट है इसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो याद रखना जो रॉलेट एक्ट है उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। ये रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम है मेरे प्यारे बच्चों। कौन? क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। ठीक है? लेकिन हम लोग जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया वो हो गया रॉलेट, इन्हीं के नाम पे, और रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो बताओ, रॉलेट एक्ट बना उससे पहले एक समिति बनी थी। उस समिति को बनाने वाला कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। इन्हीं के सुझाव पर एक कानून बना जिसको हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट, और उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये कानून है बाबू। रॉलेट एक्ट क्या है? कानून है। तो हर कानून में कुछ कुछ खास बातें होती है। तो रॉलेट एक्ट का सबसे पहले खास बात था कि इसमें एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। क्यों किया गया? देखिए, बात को समझिएगा।
रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान था कि बिना वारंट के, इसके बाबू, बिना वारंट के और अमाननीय साक्ष्य के, अमाननीय साक्ष्य के आधार पर आप गिरफ्तार कर लीजिए किसी को भी। अगर किसी भी अंग्रेज अधिकारी को ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, हमारे खिलाफ कोई ना कोई गतिविधि में शामिल है, शक हो रहा है, सिर्फ उसको शक हो रहा है, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनरली क्या होता है, पहले बात को समझिएगा। अगर आज आपको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो सबसे पहले अदालत से आपके नाम का वारंट लेकर आएगी कि आपको फलाना आदमी को हमें गिरफ्तार करना है, तो वारंट लेकर आएगी, तब जाके आपको गिरफ्तार करेगी। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और होता क्या है कि अभी आप कोई कांड करेंगे, कोई जुर्म करेंगे, कोई किसी कानून का उल्लंघन करेंगे, तब ना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तब ना आपके नाम से वारंट निकाला जाएगा, राइट। लेकिन इसमें क्या था, केवल शक के आधार पर अगर अंग्रेजों को लगता है, अंग्रेज अधिकारियों को यह लगता है कि ये व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, गतिविधियों में शामिल है, तो उठा लेगा, और साक्ष्य कैसा भी हो, अधूरा भी हो, तभी उठा के आपको लेके जेल में डाल देगा। और जब जेल में डाल दिया जाएगा तो जनरली क्या होता है, आपको जज के सामने पेश किया जाएगा, फिर आप पे मुकदमा चलेगा, आपका वकील आपको छुड़ाने आएगा। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या था, एक विशेष न्यायालय बनाया गया था, और उस विशेष न्यायालय का जो फैसला था उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। उस फैसला के खिलाफ आप दूसरे ऊपर, उस फैसला के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अपील का मतलब क्या है, जैसे आज मान लीजिए, आज आपका जो जिला कोर्ट है, जिला कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ने अगर आपके खिलाफ फैसला दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में क्या था कि एक विशेष न्यायालय बनाया गया था, और उसका फैसला क्या होगा, उस फैसले के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। और आप षड्यंत्र रच रहे हैं तो उसके आधार पर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये था रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट आया ना बाबू, तो भारतीय एकदम खलबला गए। क्यों खलबला गए, क्योंकि ये भारतीयों का अधिकार छीनने वाला कानून है, अधिकार छीनने वाला कानून है। उनका स्वतंत्रता छीनने वाला कानून है। उनका स्वतंत्रता छीन लेगा, समझे बाबू, उनका जो अधिकार है वो छीन लेगा। इस वजह से, इस आधार पर, ठीक है बाबू, गांधी इसको काला कानून कहते हैं। गांधी जो है वो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। कौन सा कानून कहते हैं बाबू, काला कानून। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अब हुआ क्या, गांधी आ गए थे। गांधी 1 जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत आ गए थे। अफ्रीका से कहाँ आ गए थे, भारत। और भारत आने के बाद 1915 में, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, 3 बड़े-बड़े युद्ध जीते। युद्ध मतलब कौन, चंपारण सत्याग्रह जीते, ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन को जीते, उसका से एक और है मेरे जहन से उतर रहा है। तो गांधी फेमस हो गए थे। गांधी क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे, इतना फेमस हो गए थे कि सब लोग गांधी के पास ही जाते थे। गांधी नहीं था, वो आंधी था। वो आंधी था भाई, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, आंधी था। इसीलिए कहा जाता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सब लोग, वो जानता था कि कैसे लड़ना है, कैसे अंग्रेजों को झुकाना है, उसको पता था। और सब लोग किसके पास गए, गांधी के पास गए। गांधी रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहे, काला कानून कहे थे। तो गांधी की अध्यक्षता में, गांधी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया, यह निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा। पूरे देश में हड़ताल करेंगे इस कानून के खिलाफ में, क्योंकि ये कानून जो है भारतीयों का स्वतंत्रता छीन रहा, उनका अधिकार छीन रहा है, समझे। तो हम पूरा भारत लेवल पे इसका क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे इस कानून के खिलाफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब माहौल एकदम गर्म है, माहौल क्या एकदम गर्म है। ठीक इसी बीच क्या होता है बाबू,
इसी बीच आप समझिएगा कि हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड सुनते हैं। कौन सुनते हैं बाबू? जालियांवाला बाग हत्याकांड। देश में तो ऑलरेडी रॉलेट एक्ट ने उथल पुथल मचा दिया था। मचा दिया था कि नहीं मचा दिया था? बिल्कुल मचा दिया था। हम लोग 6 अप्रैल को पूरे बड़े लेवल पे विरोध कर रहे थे। 6 अप्रैल को पूरे भारत लेवल पे हम लोग विरोध कर रहे थे। तब तक अब देखिए हुआ क्या, हम लोग 6 अप्रैल 1919 को पूरा भारत लेवल पे हड़ताल किए, विरोध किए इस कानून का। अब होता क्या है, 9 अप्रैल 1919 को ध्यान देना, एक-एक डेट महत्वपूर्ण है। 9 अप्रैल 1919 को 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेज कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं? 2 लोग को। 2 बहुत ही फेमस नेता हैं, बहुत ही मशहूर नेता है, डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा है सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। ये 2 बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। इनको अंग्रेज क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिए 9 अप्रैल 1919 को। बात को समझना, जब 9 अप्रैल 1919 को क्या किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, तो इनके इनके समर्थन में लोग, भाई बहुत ही फेमस नेता थे, तो लोगों का सहानुभूति इनके साथ जाएगा ही जाएगा। अगले ही दिन यानी 10 अप्रैल को जबरदस्त विरोध हुआ कि क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, जबरदस्त विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि पंजाब, क्या बाबू? पंजाब में खास करके अमृतसर, अमृतसर में बहुत बड़े लेवल पर हिंसा हो गई। हिंसा हो गई, बहुत जबरदस्त हिंसा हुई, एकदम जबरदस्त हिंसा हो गई। हिंसा हो गई तो जो कानून व्यवस्था वो चरमरा गई। तो उस कानून व्यवस्था को फिर से वापस लाने के लिए मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार दिया गया कि आप मार्शल लॉ लागू कर दीजिए। ठीक, और उस समय वहां का जो अधिकारी था वो था जनरल डायर था। कौन था बाबू? जनरल डायर। जनरल डायर था। अब हुआ क्या कि जनरल डायर को अधिकार तो मिल गया कि भाई कैसे भी करके कानून व्यवस्था को नॉर्मल कीजिए। ठीक, उसने 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान देना, कौन? जनरल डायर। जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 को घोषणा किया, या आदेश जारी किया कि कोई भी व्यक्ति, आदेश जारी किया, आदेश जारी किया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना हम लोग से पास लिए, अनुमति लिए शहर को नहीं छोड़ सकता है। बात को समझना, जनरल डायर क्या घोषणा कर रहा है? 13 अप्रैल को घोषणा कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो शहर छोड़ना चाहता है तो पहले हमसे एक पास बनाए। एक तरह का समझ लो कि जैसे हम लोग नहीं ट्रेन में बैठे तो टिकट लेते हैं कि वो प्रूफ होता है कि हमने टिकट लिया है, तो आप हमसे पास बनवाइए कि आप शहर छोड़ रहे हैं। पहला बात। दूसरा, उसने क्या कर दिया कि 3 लोग से ज्यादा, 3 लोग से ज्यादा एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मतलब वो भीड़ को इकट्ठा करने नहीं देना चाहता था, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर से हिंसा हो सकती है। तो उसने पहले ही घोषणा कर दिया कि याद रखिएगा, एक स्थान पर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वरना पुलिस आएगी, बिना मतलब बिना चेतावनी दिए तो गोली चलाएगी, तो आपको अरेस्ट करके लेके चली जाएगी। बात समझे? तो ऑलरेडी माहौल पूरा गर्म था। माहौल पूरा क्या है? गर्म है। और 13 अप्रैल बहुत ही खास दिन था, बहुत ही खास दिन था 13 अप्रैल। बात को समझना, 13 अप्रैल बहुत ही खास दिन था। क्या खास था आओ समझो। 13 अप्रैल बहुत ही खास दिन था। थोड़ा ध्यान से समझना मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। 13 अप्रैल बैसाख का दिन है। 13 अप्रैल बैसाख त्योहार का दिन है। बैसाख त्योहार का दिन है। फेस्टिवल था भाई, फेस्टिवल था, त्योहार था। तो जनरल डायर का जो घोषणा था, जनरल डायर का जो आदेश था कि एक जगह पे 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होना है, शहर छोड़ना हो तो पहले हमसे पास कराइए। ये बातें तो शहर तक ठीक थी, लेकिन आसपास के गांव के लोगों को नहीं पता था। आसपास के जो गांव के लोग थे, गांव के लोग, उनको
इस आदेश के बारे में पता नहीं था और हर साल की तरह इस साल 13 अप्रैल 1919 को बैसाख त्योहार मनाने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला बाग, जैसे हर साल अपना त्योहार मनाते थे, अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए जालियांवाला बाग में और शांतिपूर्ण अपना त्योहार मना रहे थे। कौन? गांव वाले। कौन बाबू? गांव वाले शांतिपूर्ण अपना त्योहार मना रहे थे। तभी कुछ लोग, कुछ नेता है और वहां पे मीटिंग करने लगे। नेता लोग क्या करने लगे बाबू? मीटिंग करने लगे, भाषण देने लगे, भाषण देने लगे। और ऑलरेडी जनरल डायर क्या बोला था कि एक स्थान पे 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो उस बाग में तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे त्योहार मनाने के लिए। तो जनरल डायर अपनी सेना के साथ आया और उसमें केवल एक ही एंट्री गेट था। ठीक, उस पे अपने पूरे सेना को बैठा दिया और बिना चेतावनी दिए ही अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। पूरा जब तक गोली खाली नहीं हुआ तब तक गोली चलाया सब। हजारों की तादाद में लोग मरे। तुम जाओगे आज भी देखना, वो गोली का निशान है जालियांवाला बाग में। हजारों लोग को मारा, निहत्थे लोग को मारा, छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी, समझे, सबको मारा। अरे एक बार शर्म करते कि किन बच्चों को मार रहे हो, किन बूढ़े औरतों को मार रहे हो, किन औरतों को मार रहे हो, किन बूढ़ों को मार रहे हो, किन जवानों को मार रहे हो। एक बार तो शर्म आनी चाहिए। निहत्थे थे, कोई बंदूक लेकर थोड़े गए थे, हथियार लेकर थोड़े गए थे। लेकिन नहीं, बिना चेतावनी दिए गोली चला दिया। कौन? जनरल डायर के आदेश पे। जनरल डायर के आदेश पे, जनरल डायर के आदेश पे गोली चला दी। हजारों लोग मरे भाई। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है बाबू? 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। जब यह हत्याकांड हुआ, पूरा देश स्तब्ध, सुन्न हो गया एकदम कि भाई ये क्या हो गया। सब लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत फैल गई, द्वेष आ गया कि भाई तुम कितने गिरे हुए लोग हो, निहत्थे पे गोली चलाते हो, बच्चों पे गोली चलाते हो, औरतों पे गोली चलाते हो। पूरा देश में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत का माहौल तैयार हो गया, पूरा नफरत का माहौल तैयार हो गया। इसी बीच इस घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, गांधी गांधी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए। गुस्सा में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए, अंग्रेजों को दे दिए कि लो अपना उपाधि रख लो, तो हमें तुम्हारा उपाधि नहीं चाहिए। जिनके हाथ खून से सने हो, मासूमों के खून से सने हो, उनके हाथ से मुझे उपाधि नहीं चाहिए, रख लो अपना उपाधि। कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए। कौन? गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर, नाइट की उपाधि लौटा दिए, नाइट की उपाधि लौटा दिए। किसकी उपाधि लौटा दिए? नाइट, नाइट की उपाधि लौटा दिए। क्योंकि पूरा देश सन्न हो गया था, भाई ये क्या हो गया। गुस्से में ये लोग अपना उपाधि लौटा दिए। ठीक, तो अब जब पूरे देश में माहौल गरमाया था, तो एक झुनझुना होता है कि कैसे भी करके माहौल को शांत किया जाए। तो उस माहौल को शांत करने के लिए एक झुनझुना पकड़ा दिया गया। अंग्रेज बोले कि पहले हम जांच करेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल डायर पे हम एक्शन लेंगे, उसके बाद हम जनरल डायर पे एक्शन लेंगे, बोला सब। तो एक समिति बनाया। क्या बनाया? समिति। क्यों बनाया? जालियांवाला बाग हत्या कांड को समझने के लिए, जांचने के लिए वो लोग क्या बनाया? समिति। और उस समिति को क्या कहते हैं? हंटर कमेटी। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? हंटर कमेटी बनाई गई थी। कौन कमेटी बनाई गई थी बाबू? हंटर कमेटी बनाई गई थी। और जिनके, जिस इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे। विलियम हंटर, इन्हीं के नाम पे पड़ गया हंटर कमेटी। ठीक बाबू, बात समझे? अब देश में तो पूरा माहौल गरमाया हुआ है, पूरा माहौल गर्म हो गया देश में। यानी अब देश में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है
क्या कि एक बहुत बड़े आंदोलन को लॉन्च किया जाए। इन देश में जो माहौल चाहिए कि एक आंदोलन लॉन्च किया जाए बहुत बड़े स्तर पे, वो माहौल तैयार हो चुका है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू? असहयोग आंदोलन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने चल रहे हैं असहयोग आंदोलन। बात को समझना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था? 1920 से 1922। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो उसके बाद देश में आपको माहौल देखे पूरा अजीब था। कलकत्ता में, कहा बाबू? कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष सत्र का आयोजन होता है। विशेष सत्र का, क्योंकि जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो दिसंबर में होता है, याद रखना। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो तो दिसंबर में होता है हर साल। और ये जो कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष सत्र हुआ था, वो हुआ था सितंबर 1920 में। सितंबर में हुआ था, जबकि होना चाहिए दिसंबर में, इसलिए इसको बोले विशेष सत्र। तो इस कांग्रेस के जो कलकत्ता का विशेष सत्र था, ठीक है बाबू ध्यान देना, कांग्रेस का विशेष सत्र होता है कहां बाबू? कलकत्ता में। कब होता है? सितंबर 1920 में। और यहीं पे असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हुआ। आपसे बोर्ड में पूछेगा, और यहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कौन अधिवेशन में बाबू? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन अधिवेशन बाबू? कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था? सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, नागपुर जो सत्र हुआ था दिसंबर, तो थोड़ा मैं साफ लिख दूं, नागपुर सत्र दिसंबर 1920 में। यहां पर क्या किया गया बाबू? यहां पर ध्यान देना, ठीक है? बढ़िया से बात को समझना, बात को समझना। जो नागपुर सत्र था दिसंबर 1920 में, यहां पे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। असहयोग आंदोलन की क्या की गई? पुष्टि की गई, मंजूरी दी गई, मंजूरी कि हां लॉन्च किया जाए। पहले बात को समझो, दो चीज है यहां पर जो बच्चों को एग्जाम में फंसाया जाता है। पहला ये चीज है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में। फिर असहयोग आंदोलन को मंजूरी कब मिली, पुष्टि कब मिली? नागपुर सत्र दिसंबर 1920 में पुष्टि की गई थी। ठीक बाबू? अब बात ये आ रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों? पहले ये तुमको जानना है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किस किस मतलब कौन करेगा? कौन नेतृत्व करेगा? तो गांधी से बड़ा कोई नेता था नहीं उस समय। मानो या ना मानो, उस समय गांधी सबसे बड़ा नेता था, क्योंकि उसने अंग्रेजों को झुकाया था। चंपारण सत्याग्रह में झुका दिया था, दिखाया था देश के लोगों को कि देखो मैं काबिल हूं, मेरे में दम है। अफ्रीका में झुका के आया था भाई। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? गांधी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? गांधी। ठीक। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, पुष्टि कब की गई? दिसंबर 1920 नागपुर सत्र में। ठीक बाबू? अब बात यह रहा है कि असहयोग आंदोलन अचानक शुरू हुआ था क्या? नहीं, देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जब असहयोग आंदोलन चलाने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं देश में कोई ना कोई बवाल हुआ है। बवाल नंबर एक, खिलाफत का मुद्दा चल रहा था। याद करो, मैंने तुम्हें खिलाफत आंदोलन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो बोलोगे यस सर, आपने खिलाफत आंदोलन पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था। तो एक, देश में खिलाफत का मुद्दा चल रहा है, पहला कारण। दूसरा क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, दूगो कारण। और तीसरा, सब लोग को अब मन में था कि अब स्वराज करेंगे, यानी हम भारतीय अपने आप ही राज करेंगे, विदेशी का राज नहीं चाहिए, स्वराज की प्राप्ति चाहिए।
स्वराज की प्राप्ति चाहिए। तो 3 कारण थे। इन 3 कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन लॉन्च किया जाएगा। अब जब असहयोग आंदोलन लॉन्च किया गया तो उसमें डिसाइड किया गया कि इसमें 2 तरह के कार्यक्रम होंगे। असहयोग आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम हो गए। मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे टोना, कितने तरह के कार्यक्रम हो गए? 2 तरह के कार्यक्रम। पहला बिंदुवात्मक कार्यक्रम, ठीक बाबू, बिंदुवात्मक कार्यक्रम, और दूसरा था रचनात्मक कार्यक्रम। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये बिंदुवात्मक कार्यक्रम कौन है, रचनात्मक कार्यक्रम है? पहले बात समझो, इसको तोड़ो, असहयोग आंदोलन को तोड़ो। जब तोड़ोगे तो निकल के आएगा अ प्लस सहयोग, अ प्लस सहयोग। अच्छा एक बात बताओ, सत्य का उल्टा क्या होता है? तुम बोलोगे असत्य, तो सहयोग का उल्टा क्या है? असहयोग। सहयोग मतलब तुम्हारे साथ हैं हम, असहयोग का मतलब क्या? हम तुम्हारा बाइकाट करेंगे, हम किसी भी तरह से तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। ये असहयोग का मतलब है। तो आओ, असहयोग आंदोलन में क्या था, क्या क्या डिसाइड किया गया? ठीक है, उसमें कितने तरह कार्यक्रम थे? 2 तरह कार्यक्रम थे, बिंदुवात्मक और रचनात्मक। तो पहले बिंदुवात्मक कार्यक्रम को समझो क्या है। इसमें बोला गया था कि अंग्रेज आपको जितना भी उपाधि दिए लौटाओ, उनका उपाधि नहीं चाहिए, उनका सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, बाइकाट करेंगे। दूसरा क्या, जितने भी सरकारी समारोह हो रहा है उसका बहिष्कार करो, कहीं से भी सहयोग मत करो, बहिष्कार कर दो, इतना बहिष्कार कर दो कि चौपट हो जाए, वो प्रशासन चलाने में फेल हो जाए। तीसरा क्या, सरकारी स्कूल कॉलेज, जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं उन सब का बहिष्कार करो। अगर आप सरकारी टीचर है, अगर आप सरकारी प्रोफेसर है, सब आप लोग बहिष्कार कर दीजिए। अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल में मत पढ़ाइए। और बच्चों से भी बोला गया कि अगर आप सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका स्कूल का बहिष्कार कर दो, आप उनका स्कूल छोड़ दो, आप उनका स्कूल क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक, उनके बनाए हुए स्कूल का बहिष्कार कर दो। और जितने भी विदेशी वस्तु है उसको मत खरीदिए, स्वदेशी को अपनाइए, विदेशी का बहिष्कार करिए, विदेशी कपड़ा मत खरीदिए, ठीक है ना, ताकि इनकी कमर टूट जाए, अंग्रेजों की जो कमर है वो टूट जाए। ये था बिंदुवात्मक कार्यक्रम। और दूसरा क्या था, रचनात्मक कार्यक्रम को समझो। ठीक, बोला गया बिंदुवात्मक कार्यक्रम में क्या बोला गया था कि आप कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगाइए। कोर्ट कचहरी में मत जाइए। अगर झगड़ा हो रहा है, हम भारतीयों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, तो गांव में पंच बैठा लीजिए, मुखिया दुखिया सुखिया लोग हैं उनको बैठा लीजिए, अपने से बड़े लोग को बैठा लीजिए और फैसला करा लीजिए। ये था तुम्हारा रचनात्मक कार्यक्रम। कौन था बाबू? रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था कि अगर भारतीयों के बीच में कोई विवाद होता है तो कोर्ट कचहरी में मत जाओ, क्योंकि वहां पर कौन बैठे? अंग्रेज बैठे, तुम्हारा खून चूस लेंगे, ठीक है, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तुम अगर रियल में न्याय चाहते हो तो पंच को बैठाओ, अपने गांव के लोग को बैठाओ, वहीं पे फैसला कर लो। और मेरा मानना ये है कि सबसे बढ़िया न्याय का तरीका यही है। अगर छोटा मोटा विवाद होता है तो आप लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगाइए, वरना आपके बाप दादा अगर केस फाइल किए हैं तो आप भी मर जाएंगे तो भी आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। ये हाल है अपने भारतीय न्यायपालिका की। ठीक, बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा केस का पेंडिंग है। ठीक बाबू, तो पंच का फैसला मानिए आप। ठीक, और भाई जब आप बच्चों से ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करिए, टीचरों से प्रोफेसरों से ये करें कि उनके यूनिवर्सिटी का बहिष्कार करो, उनके कॉलेज का बहिष्कार करो, तो वो क्या करेंगे भाई? तो हम लोग क्या किए, राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज का स्थापना करेंगे। हम लोग अपना राष्ट्रीय स्कूल खोलेंगे, अपना राष्ट्रीय स्कूल खोलेंगे, अपने बच्चों को नॉलेज शिक्षा देंगे। इसमें जैसे काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई उसी वक्त। ठीक है बाबू, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थापना, जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई, जामिया मिलिया की स्थापना की गई। ठीक है बाबू, बिहार में पटना में कॉलेज की स्थापना की गई ताकि हमारे देश के बच्चे पढ़ सके अपने स्कूल में। फिर क्या था, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी का बहिष्कार करना है, खरीदना तक नहीं है। ठीक, और जो तिलक स्वराज है, एक फंड था तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करना है। कितना करोड़?
1 करोड़। तिलक स्वराज फंड के लिए कितना करोड़? 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करना है और 20 लाख चरखा बांटना है। कितने लाख चरखा बांटना है? 20 लाख, ताकि लोग चरखा से सूत काटे, उससे कपड़ा बनाए, वही पहने और जितना जरूरत है उतना ही तन को ढके, ज्यादा तन ढकने की जरूरत नहीं है। आप गांधी को देख लीजिएगा, यहां से हमेशा उघारे ही रहे हैं, क्योंकि जहां तक उनको जरूरत है वहीं तक अपने अंग को ढकते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था तुम्हारा असहयोग आंदोलन में क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। ठीक बाबू, अब असहयोग आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था, अभूतपूर्व सफलता मिल रही थी, बहुत बढ़िया देश में चल रहा था। लेकिन तब तक एक कांड हो गया। तब तक एक क्या हो गया? कांड, चौरी चौरा कांड हो गया। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। कब होता है बाबू? 5 फरवरी 1922 को। होता क्या है कि असहयोग आंदोलन चल रहा था तो प्रोटेस्ट हो रहा था। एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने पहले ही बोला था असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले ही बात बोला था कि हम ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पे आधारित होगी, अहिंसा पर आधारित होगी, आधारित होगी, होगी, यानी कहीं भी हिंसा नहीं होना चाहिए। जो असहयोग आंदोलन है वो क्या होना चाहिए? अहिंसा पे आधारित होना चाहिए। कहीं भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, कहीं भी मारपीट नहीं होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना है। ठीक, तो चौरी चौरा गोरखपुर जिला में, गोरखपुर जिला में एक जगह है चौरी चौरा, चौरी चौरा, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था, लेकिन ये विरोध हिंसात्मक हो गया। क्या होगा बाबू? हिंसात्मक, हिंसा हो गई। पुलिस वाले ने गोली चला दी, पुलिस वाले गोली चला दिए, गोली चला दिए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। तो भीड़ जो क्या की, भीड़ भीड़ गुस्सा में आके, गुस्सा में आकर पुलिस थाने को ही, पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, आग के हवाले कर दिया। तो जब आग के हवाले कर दिया, इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो महात्मा गांधी तो ऑलरेडी बोले थे कि कहीं से भी मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक बाबू, अब इसमें तो हिंसा हो गई। चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मी, पुलिस थाना को ही जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। इसी कांड को बोलते हैं चौरी चौरा कांड। क्या बोलते हैं बाबू? चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड, कांड। और जब चौरी चौरा कांड हो गया तो अंग्रेज तो मौका के तलाश में थे। अंग्रेज ये खोए थे कि कहीं से भी हिंसा हो जाए, ताकि हम बोल दे कि देखिए ये लोग हिंसा किया है, इसलिए अब हम हिंसा करेंगे, हम इनको मारेंगे। ठीक है बाबू, अंग्रेज तो मौका के तलाश में थे और वो मौका मिलता है 5 फरवरी 1922 को। कब बाबू? 5 फरवरी 1922 को। इसी दिन चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड होता है, कांड होता है। तो अब अंग्रेज को मौका मिल गया कि ये लोग हिंसा किया है तो हम लोग भी हिंसा करेंगे। अब लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनका बाप महात्मा गांधी जिंदा है। इनका बाप, अंग्रेजों का बाप गांधी, गांधी बड़ा ही चालाक आदमी थे। गांधी को पता था कि हम हिंसा कर दिए हैं तो मौका मिलेगा, तो गांधी बोलते हैं कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। ले बेटा ले, गांधी से पंगा, गांधी से पंगा ले, असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। और देखो गांधी कितना चालाक था, अंग्रेज मौका के तलाश में था और मौका मिला था किसमें? चौरी चौरा कांड में। अब वो बोलेंगे कि ये लोग हिंसा किया तो हम लोग भी अपना बल का इस्तेमाल करेंगे, हम भी पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले ही गांधी क्या बोल दिया कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं और इस आंदोलन का चलाना नेतृत्व मैं करा था, इसलिए जो भी सजा होगी वो मुझे दिया जाए। गांधी बोले कि सजा मुझे दी जाए, सजा मुझे दी जाए, दी जाए, किसी अन्य भारतीयों को नहीं। यानी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिए। देखो क्या पर्सनालिटी है। आज कुछ होता है तो हम लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं किए, हम नहीं किए, हम नहीं किए, लगते हैं कहने। बोला हम किए हैं। असहयोग आंदोलन में जो चौरी चौरा कांड में
जो हिंसा हुई है उसका जिम्मेदारी हम लेते हैं और कठोर से कठोर, ज्यादा से ज्यादा मुझे सजा दी जाए, 6 साल का जेल होता है। तुम तो बेटा भाग जाओगे, तुम भाग जाते। गांधी बोला कि जो भी हिंसा हुई है वो मेरे कारण हुई है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा था, ठीक है, इसलिए मुझे इसको कसूर दिया जाए और मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं। असहयोग आंदोलन क्या हो गया वापस? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया, तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। और उनको कितने साल की सजा हो गई? 6 साल की सजा हो गई, क्योंकि वो बोले थे कि इस आंदोलन का नेतृत्व मैं कर था, इसलिए सारा कसूर मेरा है, मुझे ही सजा दी जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग असहयोग आंदोलन को समझे, चौरी चौरा कांड समझे, रॉलेट एक्ट को समझे, जालियांवाला बाग हत्याकांड को समझे। यहीं से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और अगर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। यही हमारा मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।